नाउ स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास में देखिए आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या किया था। कोई हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम था और डिस्क्रीट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमने सीखे थे। इस क्लास में हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास निकालना किसका, कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम। मैंने आपको बताया था दो तरीके के सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूस सिस्टम। तो अब कॉन्टिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम यहां निकालना सीखेंगे, लेकिन अचानक से निकालना नहीं सीखेंगे इसको। इसके लिए हमको पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपको कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम दिया होगा उसमें हमको एलिमेंट लेना पहले सीखना होगा। एलिमेंट लेना बच्चों हमने सीखा हुआ है थोड़ा सा, कहां कहां पर, जब बेसिक इंटीग्रेशन की क्लास हुई थी, बट फिर भी वो क्लास आपको याद आ जाएगी। मैं थोड़ा रिवाइज यहां पर कराऊंगा। तो सबसे पहले इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली हम अपने बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे कि अगर हमको रॉड दी हो या हमें कोई डिस्क दी हो, ठीक है ना, या हमें कोई रिंग दी हो, तो एलिमेंट्स किस तरीके से हमें चूज करने हैं, इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें हम लोग पहले यहाँ पर क्लियर करेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, ठीक है ना। और उनको बहुत अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिसका एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल्स में आने वाली क्लासेस में करेंगे। करेक्ट, इसमें इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम में अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कि कैसे एलिमेंट्स लिए जाते हैं, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए कैसे एलिमेंट चूज करते हैं। ओके, सो एलिमेंट्स फॉर, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो एलिमेंट आप चूज करते हो ना कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। क्लास 11th में भी और जो नेक्स्ट चैप्टर भी आपका आएगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसीलिए होती है बिकॉज आपको ये एलिमेंट्स वगैरह नहीं चूज करना आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ बहुत बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हो तो क्लास 11th में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लास 12th में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे बच्चों आपके, ठीक है, जहां पर आपको एलिमेंट्स चूज करना होगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके अभी से ही चलिए, अभी से मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पर करा दूंगा कि क्लास 12th में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए, एलिमेंट्स फॉर, अब फटाफट करते हैं बच्चों, एलिमेंट्स फॉर कॉन्टिन्यूअस, एलिमेंट्स फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम में आपके थ्री टाइप्स के सिस्टम बच्चों आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको लीनियर सिस्टम, ठीक, यानी कि कोई रॉड वगैरह आपको दी रहेगी। अभी हम सारी बात करते हैं यहाँ पर। पहला मिलेगा आपको बच्चों लीनियर, ठीक है ना। लीनियर सिस्टम मिलेगा यानी कि 1D में, ठीक, 1D में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपको रॉड मिल सकता है, आपको थ्रेड मिल सकता है, आपको रिंग मिल सकती है। ये देखिए, इस तरीके से एक रॉड हमने आपको दे दी, ये आपको बच्चों हमने एक रॉड दे दी, ठीक। एक थ्रेड हमने दे दी, आपको धागा है, ये इस तरीके से एक धागा रखा हुआ है, थ्रेड है, ठीक। और उसके बाद इसी तरीके से मान लीजिए हमने आपको एक रिंग दे दी, ये एक रिंग हमने आपको दे दी, ठीक। ये इस तरीके से हमने आपको एक रिंग दे दी। अब देखिए बच्चों, ये रिंग है, ठीक। अब देखो, लीनियर कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम में इसमें ऐसी बॉडीज हैं जिनमें जो मास है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ध्यान दीजिए बच्चों, लीनियर सिस्टम में जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को लिया करेंगे, जैसे रॉड हो गया, थ्रेड हो गया, रिंग हो गया, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा, इसमें आपकी थिकनेस नेग्लेजिबल होगी। इस चीज को आप याद रखिए। मतलब रॉड जब आपने लिया है ना, तो बस आप रॉड के लेंथ की बात करोगे, आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं करोगे। इसकी थिकनेस जो है ना, कि इसका डायमीटर नेग्लेजिबल आप मानोगे, ठीक है। यानी कि सारा का सारा मास अलोंग द लेंथ इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी बच्चों, नेग्लेजिबल है, ठीक है, कहीं पे नोट लगा लीजिए। इसकी थिकनेस कितनी, इन सभी बॉडीज की थिकनेस कितनी, नेग्लेजिबल है, थिकनेस कितनी है, नेग्लेजिबल है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सिस्टम आपको मिलेगा, एरियल। एरियल में आप कैसे फिगर्स की बात करेंगे, टू डायमेंशनल फिगर्स की बात करेंगे ऑब्वियसली, जिनके पास एरिया होगा, ठीक है ना। और जब आप एरियल कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी आपको थिकनेस नेग्लेजिबल ही लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां हम बात करेंगे एरियल में, 2D में कैसी कैसी बॉडीज आ जाएंगी, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि बच्चों आपके पास डिस्क आ जाएगी, डिस्क वही वाली अपनी डिस्क, कौन सी वाली डिस्क भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, है ना। ये लीजिए, इस तरीके से ये डिस्क है आपके पास, ठीक है। इन सभी बॉडीज में भी एलिमेंट लेना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुछ इस तरीके से आपको बॉडी मिल सकती है। मान लो आप, ये डिस्क है, ठीक है, ये कंप्लीट डिस्क है आपकी, फुल डिस्क, और सेमी सर्कुलर डिस्क भी आपको मिल सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क कुछ इस तरीके से आपको मिल सकती है। इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक, सेमी डिस्क आप इसको बोल सकते हो, सेमी डिस्क। क्या करोगे सेमी डिस्क में बताओ, एक डिस्क ले लीजिए, बीच से उसको कट कर दीजिए,
जो हाफ पोर्शन बचेगा उसको आप सेमी डिस्क बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको कोई एक मेटल की शीट मिल सकती है इस तरीके से, ठीक। ये मेटल की एक शीट मिल सकती है आपको इस तरीके से, सही है। अब देखो इसमें हमने थिकनेस यहाँ दिखाई तो ही है, लेकिन मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया है, आप याद रखिए इन सभी बॉडीज में थिकनेस क्या है, इन सभी में भी, इनमें भी आप कॉपी नोट कर लीजिएगा, इन सब में भी जो उसकी थिकनेस है वो नेग्लेजिबल है, इनकी थिकनेस जो है वो नेग्लेजिबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बच्चों आपने क्या ले लिया, एक पेपर ले लिया, ठीक भाई, व्हाइट पेपर है ना, एक पेपर ले लीजिए, उसमें एरिया तो होगा लेकिन उसकी थिकनेस कितनी होगी, 10:0, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, लेकिन उसको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब यहाँ 2 डायमेंशनल जितने भी आपको यहाँ बॉडीज मिलेंगी, सारा का सारा मास अलोंग द एरिया, ओके, सारा का सारा मास इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक। नेक्स्ट टाइप की जो आपको कॉन्टिन्यूस बॉडी मिलेंगी, मतलब इन सब में मास जो है कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ के अलॉन्ग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये पेपर की शीट है तो इसके एरिया पे मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। इसी तरीके से कोई कॉम्पैक्ट डिस्क है तो उसके सरफेस एरिया पे पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 3 डायमेंशनल बॉडीज, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि धीरे धीरे आपका बेस बनाया जा रहा है, क्लास 12 तक जाते जाते आप 3D फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। नाउ वॉल्यूमेट्रिक, इसमें आपकी 3D बॉडीज आ जाएंगी, जैसे कि बच्चों आपके पास स्फेयर आ जाएगा, ठीक है ना, स्फेयर आ जाएगा। अब आपको पता है स्फेयर में वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, आपके पास स्फेयर आ गया, यहाँ सिलेंडर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, हॉलो हो देखो ये देखो, देखो जो आपके पास स्फेयर आएगा सॉलिड वाला वो तो वॉल्यूमेट्रिक में काउंट होगा, लेकिन जो हॉलो स्फेयर आएगा वो किस में काउंट होगा बताइए, हॉलो स्फेयर किस में काउंट होगा, हॉलो स्फेयर जब होगा, हॉलो हॉलो मतलब खोखला, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है जो, भाई जिस बॉल से आप खेलते हो, तो उसमें बस आप सरफेस एरिया पे ही मास को डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए प्लीज। अगर आपके पास सॉलिड फिगर्स होंगे तो वो जाएगा कहाँ, 3D में, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले आप थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास सॉलिड कोन है या सॉलिड सिलेंडर है, ये इस तरीके से, करेक्ट। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सॉलिड है, मैं लिख देता हूं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सॉलिड है। तो बच्चों यहाँ पूरे वॉल्यूम में मास भरा हुआ है, ठीक, इसका जो भी वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में मास भरा हुआ है। लेकिन इसी की जगह अगर आपके पास, ध्यान से सुनिए, ये वाला जो स्फेयर है अगर हॉलो स्फेयर हो जाए, कोन अगर आपका हॉलो हो जाए, कोन कैसा हो जाए अगर आपका, हॉलो कोन हो जाए, या सिलेंडर भी अगर आपका हॉलो हो जाए, तो हॉलो कोन हो, हॉलो सिलेंडर हो और हॉलो आपका स्फेयर हो, तो उसमें सारा का सारा मास उसके वॉल्यूम में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, ना ना भाई, खोखला है ना, हॉलो है, बॉल हॉलो है, सिलेंडर हॉलो है, तो सारा का सारा मास उसके सरफेस एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहने का ये मतलब है बच्चों कि यदि हॉलो आ जाए तो वो इसमें चले जाएंगे, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, यदि आपके क्या आ जाए, हॉलो स्फेयर आ जाए, ठीक, यदि आपका हॉलो स्फेयर आ जाए, हॉलो कोन आ जाए, ठीक, या हॉलो कुछ भी आ जाए, हॉलो सिलेंडर, तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे, एरियल वाले में, ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलेंगे क्या, देखिए एक हमें पढ़ना है लीनियर मास डेंसिटी, एक एरियल मास डेंसिटी और एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ठीक। बस इसको पढ़ते हुए एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप के कॉन्टिन्यूस सिस्टम में मैं आपको एलिमेंट्स लेना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब कहानी स्टार्ट होती है बच्चों। नंबर 1 हम पढ़ेंगे क्या, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर मास डेंसिटी के नाम से हम लैम्डा को जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको दूंगा। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है क्या, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताइए बच्चों, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर, लीनियर मतलब लेंथ में, लीनियर मतलब लेंथ में, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका सारा का सारा मास अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि एक रॉड हो गई, रॉड की थिकनेस 0 लेनी भाई, याद रखिएगा, रॉड की लेंथ के अलोंग उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक रिंग हो गई, हाथ में जो आप रिंग पहनते हो, ठीक है ना, तो रिंग की लेंथ के अलोंग, रिंग का जो सरकमफेरेंस है भाई, रिंग का जो सरकमफेरेंस है उसकी लेंथ के अलोंग सारा का सारा मास कांस्टेंट, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लेंथ के अलोंग इस तरीके से, ओके। नाउ तो थोड़ा सा नोट करिए, व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन मास इज
distributed, when mass is distributed along length, ओके जैसे कि बच्चों एग्जांपल के तौर पे रॉड हो गया आपका, ठीक है, थ्रेड हो गया आपका, सही है ना, रिंग हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, तो हम बात करते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसमें इसके अंडर में बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप बोलोगे लीनियर मास डेंसिटी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग बच्चों किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग किससे शो करते हैं? लैम्डा से। अब ये लैम्डा क्या है भाई, ध्यान से सुनिए, लैम्डा क्या है। देखो ये वो वाली डेंसिटी नहीं है जो आपने पढ़ा हुआ है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है ना। जो जो आपने डेंसिटी पढ़ी थी 9th क्लास में, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी, या केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी, वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ये लीनियर मास डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है, पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है, वही क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे कि आइए एग्जांपल लेते हैं, ठीक। आइए पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लीजिए एक रॉड है आपके पास, ठीक है ना, ये देखिए ये एक रॉड है इस तरीके से, ठीक। और मैं बार बार बता रहा हूं कि रॉड की जो थिकनेस है वो 0 लेके चलना है आपको, टेंस टू 0। रॉड की थिकनेस नेग्लेजिबल, बस लेंथ की बात करोगे आप। इसका सारा का सारा मास इसके लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो बच्चों मान लीजिए एक रॉड आपको दी हुई है, इसका लैम्डा जो दिया हुआ है कितना दिया है? 2 किलोग्राम पर मीटर। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? 2 किलोग्राम पर मीटर। मतलब एक बहुत लंबी सी रॉड ऐसे मेटल की हमने आपको दे दी है, थिकनेस इसकी कितनी है? 0 है, मतलब थिकनेस टेंस टू 0 है, थिकनेस नेग्लेजिबल है। और इसकी लीनियर मास डेंसिटी मैंने कितनी दे दी आपको? लीनियर मास डेंसिटी 2 किलोग्राम पर मीटर। बच्चों यहीं से आपको देख के पता चल रहा होगा क्या, पर मीटर का मतलब 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ में, ध्यान से सुनिएगा भाई, 1 मीटर लेंथ में इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। यस सर। भाई रॉड तो बहुत लंबी है और 2 किलोग्राम पर मीटर इसकी क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, बस यही है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या बताती है? लीनियर मास डेंसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वन डायमेंशनल फिगर्स जिनमें लेंथ होती है, जैसे कि रॉड, थ्रेड और रिंग में, ये बताती है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है, यानी कि 1 मीटर लेंथ में कितना मास। अब जरूरी नहीं कि बच्चों पर मीटर ही बात करी जाए, पर सेंटीमीटर भी बात करी जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक दूसरी रॉड इन्होंने हमें दे दी है, मान लीजिए ये एक थोड़ी छोटी सी रॉड है, ऑब्वियसली इसकी थिकनेस तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी है? नेग्लेजिबल है, ठीक। इसकी थिकनेस कितनी है? नेग्लेजिबल है। और मान लीजिए बच्चों लैम्डा ऐसा दे दिया आपको, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 ग्राम, जी का मतलब ग्राम, पर सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर दिया, जी का मतलब ग्राम और पर सेंटीमीटर, यानी कि इसके 1 यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट यहां पर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसके 1 सेंटीमीटर लेंथ आप जानते हो, तो इसके हर एक 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना मास है? 2 किलोग्राम का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी 2 ग्राम का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। यही है। तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा का यदि आप फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताइए? मास डिवाइडेड बाय लेंथ। भाई खुद सोचो ना आप, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ओके। क्यों? क्योंकि अगर L लेंथ में कितना मास है? m, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? चेक कर लो भाई, L लेंथ में अगर इसकी टोटल लेंथ L है, मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए ये कोई रॉड है आपके पास इस तरीके से, और इसकी टोटल लेंथ L है। सो टोटल लेंथ L में मास कितना है? टोटल कैपिटल M, तो 1 यूनिट लेंथ में मास कितना होगा? m बाई एल। और 1 यूनिट लेंथ में मास जितना होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैम्डा, ठीक। तो यही क्या आ गया आपका? लैम्डा। ये लीजिए, तो लैम्डा क्या हो गया आपका? मास बाय लेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कभी भी अगर आपको लैम्डा निकालना हो किसी भी 1 डायमेंशनल फिगर के लिए, तो टोटल मास जितना होगा उसका टोटल मास को आप उसके लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपका लैम्डा यहां पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब इसके यूनिट की अगर आप बात करोगे, एसआई यूनिट की ही बात करोगे ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा बच्चों मास का कितना होता है? किलोग्राम, और लेंथ का हो गया मीटर, किलोग्राम पर मीटर। अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करोगे, ठीक है, बहुत आसान है। सो डायमेंशन अगर आप इसकी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? मास के लिए आप क्या यूज करोगे? m, और लेंथ के लिए आप क्या यूज करोगे? l। और नीचे l होगा, ऊपर आएगा तो ml-1। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। ये हो गया। अब सुनो बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी भी दो तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। कैसे? एक होता है, मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका नंबर 1 होता है आपका
यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, यूनिफॉर्म लैम्डा भी आपके 2 टाइप से क्वेश्चन में दिए रहेंगे, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ओके, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल दो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हेन द mass is distributed uniformly। अब इस बात का क्या मतलब, when the mass is distributed uniformly, आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, वही पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए लैम्डा आपको दिया है कितना, 2 किलोग्राम पर मीटर। तो अब यहां से फिक्स हो गया क्या कि भाई इसके हर एक मीटर में, ठीक है, हर एक मीटर में 2 किलोग्राम का ही मास है पक्का। इसकी पर यूनिट लेंथ में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको दिखाएं, यहां पर ध्यान से जरा चेक करिए। इस बार हम एक काम करते हैं, इस रॉड को थोड़ा सा, एक रॉड है, इसकी थिकनेस भाई आप 0 मानिएगा, है ना, इसकी थिकनेस आप कितनी लोगे, आप 0, ठीक। तो ये मान लीजिए बच्चों एक रॉड है, ठीक। अब देख लेते हैं रॉड के, ये एक पार्ट 2 यूनिट, मतलब ये एक एक सेक्शन 1 मीटर को दिखा रहा है, ठीक है। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर और यहां तक हो गया 10 मीटर, ठीक। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर मान लीजिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही। तो इसकी बच्चों मान लीजिए टोटल लेंथ कितनी आपको दी हुई है रॉड की, 10 मीटर, ओके। ये लीजिए, ये 10 मीटर का रॉड है और इसका लैम्डा दिया है 2 किलोग्राम पर मीटर, मतलब इसके पर मीटर लेंथ में। अब पर मीटर लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ में, तो 1 मीटर का लेंथ कितना हो गया बताओ, ये इतना हो गया जिसको मैं शेड करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करना, ये हो गया। तो इसमें मास कितना है, 2 किलोग्राम, ये कहना चाहता है इसमें मास कितना है, इसके पर यूनिट लेंथ में मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो देखो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से, है ना, यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान रूप से, एक पैटर्न है वहां पर, और वो फिक्स पैटर्न क्या है, वो फिक्स पैटर्न है कि पर यूनिट लेंथ में, हर यूनिट लेंथ में, हर एक मीटर में अगर आप देखोगे तो मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो नेक्स्ट ये वाले 1 मीटर में भी भाई टोटल 10 है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के सेक्शन दिखाए मैंने आपको, यहां पर भी मास कितना है, 2 किलोग्राम, इसमें भी मास कितना है बताइए, 2 किलोग्राम। ऐसे करते करते आप टोटल 10 मीटर में काउंट करोगे तो 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम यानी कि 2 10 अब ध्यान सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। अब मैंने आपको बोला कि इस रॉड का टोटल मास कितना होगा, मास टोटल बताओ। तो आपने कहा एक काम करो सर, आप एक काम करो सर, 2 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, है ना, 2 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 मीटर से, है ना, तो टोटल मास आ जाएगा कितना आ गया, 20 किलोग्राम। मैंने कहा कैसे सोचा तुमने, तो तुम सोच रहे हो भाई यूनिटरी मेथड से, क्योंकि 1 मीटर लेंथ में मास कितना है, 2 किलोग्राम, तो 10 मीटर में कितना होगा, 2 × 10। अब इसी चीज को जरा फॉर्मूले में फिट करो, इसी चीज को जरा फॉर्मूले में फिट करो, ठीक। ध्यान सुनिए, ये 2 क्या है, ये 2 लैम्डा ही तो है, तो लैम्डा इंटू, और ये क्या है, टोटल लेंथ है एल। यानी कि बच्चों अगर आपको मास चाहिए टोटल, तो क्या करेंगे, जितना लैम्डा दिया गया उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो जब भी आपको मास टोटल निकालना होता है तो आप क्या करते हो, लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हो किससे, टोटल लेंथ से। तो ध्यान से चेक करिए लैम्डा कितना है, अभी यूनिट के साथ रख के तब दिखाता हूं, लैम्डा कितना है, 2 किलोग्राम पर मीटर, और इनटू में लेंथ टोटल कितनी, 10 मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम। ये लीजिए, ये इसका टोटल मास आ गया। तो टोटल मास यदि आपको निकालना हो कभी भी, बड़ी सिंपल सी बात मैंने बताई है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, क्या करोगे, एल इंटू लेमडा या लेमडा इंटू एल, यानी कि लेमडा को आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आपका टोटल मास रॉड का निकल के आ जाएगा। व्हेन द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। पर यूनिट लेंथ में मास कितना है क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि लेमडा आपको कितना दे दिया, मान लो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ऐसे भी दे सकता है, यानी कि हर एक सेंटीमीटर में मास कितना है, 3.5 ग्राम का, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है आपको, है ना, केस नंबर 1 में कोई समस्या नहीं। अब केस नंबर 2 में, इसको आप केस नंबर 1 बोल सकते हो केस 1। अब देखो बच्चों, केस नंबर 2 में प्रॉब्लम है। केस नंबर 2 में जो लेमडा आपको दिया रहेगा ना वो लेमडा
लेंथ का फंक्शन होगा, वो लेमडा लेंथ का फंक्शन होगा। लेंथ का मतलब एक वेरिएबल लेंथ का फंक्शन होगा, मतलब एक्स का फंक्शन होगा। मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उसकी लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रही होगी। ये क्या बता रहे हो सर? ध्यान से सुनो, आइए बताते हैं। देखिए केस नंबर 2, और यही आपको ध्यान से पढ़ना है। केस नंबर 2 देखिए बच्चों, when mass is distributed non uniformly, when mass is distributed non uniformly, एक समान रूप से मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे पीछे था पर यूनिट लेंथ में 2 किलोग्राम, ऐसा नहीं मिलेगा इस बार। तो सर कैसा मिलेगा? आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू, दे दिया आपको उसने सवाल में, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना दिया? 2x दे दिया, किलोग्राम पर मीटर। लो भाई, ठीक, मतलब इस अजीब सा लैम्डा है, लैम्डा ही वेरिएबल है। वाह भाई, लीनियर मास डेंसिटी ही वेरिएबल है। ये क्या मतलब है सर? वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। अब एक्स क्या, भी मैं आपको दिखाता हूं। एक्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मोटी मोटी बात आप ये समझ सकते हो क्या? चलो डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं आपको। ओके, वेयर एक्स इज फ्रॉम ओरिजिन। क्या आप समझ सकते हैं बच्चों दोनों में अंतर? पीछे क्या पढ़ा था बताओ? लेमडा बराबर ओनली कांस्टेंट दिया था 2 किलोग्राम पर मीटर, ठीक, यानी कि हर मीटर के लेंथ में 2 किलोग्राम का मास है। इस बार बड़ी प्रॉब्लम है, 2 ना देके 2 इंटू एक्स दे दिया। मतलब यहां पे ध्यान से चेक करो, एक रॉड बना लेते हैं जिसकी थिकनेस कितनी है? 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी थिकनेस कितनी है? 0 है। तो आप क्या करोगे? रॉड के एक एंड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड पे आप x बराबर 0 माना करोगे। याद रखिएगा बच्चों, यहां पर रॉड का एक फिक्स एंड होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड, यहां पर आप हमेशा इसको ओरिजिन मानोगे। ये वाला एंड जो है ना, ये वाला एंड ए और ये वाला एंड बी, ठीक है ना। सपोज मैं रॉड का नाम रख रहा हूं रॉड ए बी, ठीक। सो रॉड का जो लेफ्ट वाला एंड है वो रॉड एंड ए और रॉड एंड बी वो रहा, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये यहाँ पे देखिए x बराबर 0 हो गया यहाँ पर, ठीक। और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, ठीक, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो x की वैल्यू बढ़ रही, बढ़ते 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 बढ़ते, मान लो इस रॉड का टोटल लेंथ कितना है? l है ना। मान लो इस रॉड का टोटल लेंथ कितना है? l है। तो अब आप खुद अंदाजा ले लीजिए बच्चों, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो x की वैल्यू बढ़ रही, बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे ही b पे पहुंचोगे, सुन लो, जैसे ही b पे पहुंचोगे x बराबर l हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं रैंडम कोई पॉइंट चूज करूं, रैंडम कोई लोकेशन अगर मैं चूज करूं, जैसे कि यहां पर, ठीक, मान लो मैं यहां पर हूं, तो भाई आप ओरिजिन से कितना आगे हो बताओ? x, ये देखिए, ये ओरिजिन से x पे हो आप। अब x एक वेरिएबल है भाई, x बराबर 1 हो सकता है तो 1 मीटर पे आप यहां आ जाओगे, x बराबर 2 हो सकता है तो 2 मीटर पे यहां कहीं आ जाओगे, x बराबर 3 हो सकता है तो ओरिजिन से आप 3 मीटर के लेंथ पे हो। समझ गए? x की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। x एक वेरिएबल है भाई, x की वैल्यू 1 रखो, 1.2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, ठीक। तो थोड़ा अंदाजा ये ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए लेमडा चेंज हो रहा है, मतलब अगर आपने बच्चों लेमडा बराबर कितना दे दिया उसने? 2x, अगर आपने x बराबर 1 रखा, सही है, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 2 किलोग्राम पर मीटर। मतलब ध्यान सुनो, मतलब अगर आपने x बराबर 1 लिया, मतलब ये वाले ओरिजिन से अगर आप x बराबर 1 पे आते हो कहीं पर, तब तो आपको लेमडा इतना मिलेगा, यानी कि वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का हिसाब ये है, ये 2 किलोग्राम पर मीटर। लेकिन जैसे ही आप x बराबर 2 रख देते हो, जैसे ही आप इसमें x बराबर 2 रख देते हो, तो लेमडा कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 4 किलोग्राम पर मीटर। ये लो भाई, यानी कि अगर आप x बराबर 2 पे आ जाते हो, तब वो लेमडा ही चेंज हो जा रहा है, यानी कि अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज कह रहा हूँ, सॉरी क्लास 12 का टॉपिक छोड़ो, लीनियर मास डेंसिटी, तब इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो है वो 4 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से। वाह भाई, लीनियर मास डेंसिटी ही वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है लैम्डा चेंज हो रहा है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करते हैं वो आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर इस बॉडी का अगर आपको टोटल
इस बॉडी का अगर आपको टोटल मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ठीक, ध्यान सुनो। इस बॉडी का अगर आपको टोटल मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ध्यान सुनो। मैंने कहा फाइंड टोटल मास ऑफ द बॉडी, एम टोटल। तो पता है क्या करने लगा? ध्यान सुनो। टोटल मास मैंने आपसे पूछा तो क्या करने लगा एक बच्चा? ध्यान सुनो। मान लो मैंने आपको एल की वैल्यू कितनी दे दी? 2 मीटर मान लो। ठीक, कितना दे दिया? 2 मीटर। इसका लेंथ कितना दे दिया भाई? मान लो ये एल बराबर कितना है? 2 मीटर। ठीक, ध्यान से जरा समझना। मैंने कहा टोटल मास निकालो, तो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा सर आपने ही तो सिखाया था क्या, आपने ही तो सिखाया था क्या कि टोटल मास जब भी निकालना हो आप लेमडा इंटू एल कर दो, लेमडा इंटू टोटल लेंथ। भाई ये मैंने आपको कहाँ सिखाया था? जब लेमडा लेमडा कांस्टेंट होता था। नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब लेमडा में कोई भी एक्स वगैरह नहीं है, लेमडा एक्स का फंक्शन नहीं है, तब की बात बताई थी मैंने आपको। ठीक, यहां पर अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ लेमडा इंटू एल कर दिया, समझो जरा, कुछ बच्चे जो करेंगे लेमडा पता कितना रखेगा? बोलेगा सर लेमडा बराबर 2x इंटू एल का वैल्यू, रॉड का लेंथ कितना है? 2, सही है, ओके। और उसके बाद करेगा 2 टू द 4 यहाँ x, फिर बोलेगा सर रॉड यहाँ पे खत्म हो जा रही, यहाँ x बराबर l है ना, x बराबर l और l की वैल्यू 2 दिया है, तो पहले क्या करेगा? x की जगह l रखेगा। ठीक, l कितना है? 2, भाई x की जगह l रख देगा ना, और बोलेगा लो टोटल मास आ गया 8 किलोग्राम। रॉन्ग, रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि पता है आपने जाने अनजाने में क्या किया है, आपने जाने अनजाने में क्या किया है, जाने अनजाने में आपने x बराबर फाइनली कितना रखा? x बराबर फाइनली आपने 2 रखा। तो जिस टाइम आपने x बराबर 2 रखा होगा तो उस टाइम लेमडा कितना बन गया होगा? सोचो, 2 2 जा 4, उस टाइम लेमडा 4 किलोग्राम पर मीटर बन गया होगा। तो भैया तो वो तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेमडा होगा ना, हर पॉइंट पे लेमडा यहाँ चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो आप, ये तो तब लगा सकते थे जब लेमडा आपका क्या था? फिक्स था। तो ध्यान रखिए, ऐसा मत कर दीजिएगा। मैंने देखिए इसको करके कट भी कर दिया, ऐसा मत कर दीजिएगा। तो सर क्या करें? अब हम इस रॉड को डेवलप करेंगे। रॉड को डेवलप करने का क्या मतलब है? हम सोचेंगे ये रॉड छोटे 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 मास से बनी होगी, ऐसा सोचो आप। पहले भाई समझ लो क्या करने जा रहा हूं मैं, है ना। देखो हम यहां सोचेंगे, क्या सोचेंगे? हम इस रॉड के बारे में सोचेंगे, आप भी सोचिए, देखिए कैसे सोचना आना चाहिए। ध्यान से जरा देखिएगा। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं। आप बोलोगे सर देखो ये रॉड छोटे 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 मास से बनी हुई है। मैंने कहा फिजिक्स में छोटे छोटे मास को कैसे दिखाते हैं? डीएम से। आपने बोला देखो सर यहां पर जो ये छोटा सा इसका एलिमेंट है, ये वाला, इसका मास कितना है? सुन लो भाई, इसका मास कितना है? ये येलो कलर वाले का, इसका मास है डीएम। मैंने कहा ठीक है। फिर आप बोलोगे सर इसी के जस्ट राइट हैंड साइड में फिर से छोटा सा एलिमेंट है। छोटा सा एलिमेंट मतलब समझो, आप ऐसे सोचो कि आप छोटे छोटे कैसे आप सोचोगे भाई? आप ऐसे सोचो कि आप छोटी छोटी लेंथ रख रहे हो, बहुत छोटी छोटी लेंथ रख रहे हो, तो ये रॉड बन जा रही, छोटी सी लेंथ आपने रखी, और ये लेंथ dx है। ये जो लेंथ है, ये जो येलो कलर से दिखाई, इसको अगर हम जूम करके आपको दिखाएं, ध्यान से चेक करिएगा, ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, ये जो, क्योंकि एक बार देखो इसमें ना, इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। बहुत लोग घबरा जाते हैं, याद करोगे रटोगे, रटने का कोई फायदा नहीं है। एक बार आपको एलिमेंट लेने आ गए, फिर आप कहीं पर भी ले सकते हो एलिमेंट, है ना, और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। सो ध्यान से जरा चेक करिएगा। ये देखिए, इसको जूम करके बाहर निकाला है, येलो कलर वाले एलिमेंट को यहाँ से, ये इसको जूम करके बाहर निकाला है, सही है। अब ध्यान सुनो, इसी को मैं dx बोल रहा हूँ भाई, आप खुद सोचो ना, तभी तो जूम करके निकाला। इसकी लेंथ कितनी है? dx है, और मास इसका कितना है? dm है। भाई छोटी सी लेंथ में मास कितना आएगा? छोटा सा मास आएगा। छोटी सी लेंथ dx में मास कितना आएगा? छोटा सा। और छोटे से मास को आपने क्या बोला? dm। फिर आपके पास नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट है, ये देखो, ये ब्लू कलर वाला, इसको आपने पकड़ के निकाला है ना। आजा भाई, इसको जूम कर लेते हैं, लो समझ जाओ। अब देखो भैया एग्जैक्टली ऐसा नहीं बना रहा हूं मैं, है ना, बार बार टाइम वेस्ट होगा। आप समझ जाओ ये भी कितना है? dx है, और इसका भी मास कितना है? dm है। अब बताओ ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? ऐसे dx 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 वाली कितनी लेंथ होंगी? बहुत सारी। नेक्स्ट ऐसे करके आएगा,
ये वाला एलिमेंट आएगा। सही है ना भाई? आप ऐसे समझो कि आप कॉइन्स रखते हो ना, एक के ऊपर एक कॉइन रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, और कॉइन की थिकनेस कितनी है, dx, तो एक सिलेंडर बन जाएगा ना। वही हालत यहाँ पर हो रही है। छोटे छोटे हम लेंथ रख रहे हैं, dx 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 dx, जिनका मास कितना है, dm dm, ऐसे रखते जा रहे हैं। यहां से लेके जब यहां तक रख दोगे तो ये रॉड कंप्लीट हो जाएगी, रॉड बन जाएगी। फेविक्विक से dx लेंथ को चिपकाते जाओ, ऐसे सोच लो, फेविकोल से ठीक, ऐसे सोचो। तो ये रॉड पूरी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ। और जब रॉड बन जाएगी तो मैं बोलूंगा, ध्यान सुनना, मैं बोलूंगा आपसे क्या, मैं बोलूंगा भाई टोटल मास निकालो रॉड का। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, मास टोटल कैसे निकलेगा? इस रॉड का टोटल मास कैसे निकलेगा, है ना? तो आप बोलोगे सर जितने भी डीएम थे, भाई ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का छोटा सा मास डीएम, और सेकंड वाले मास का छोटा सा मास डीएम, और थर्ड वाले का छोटा सा डीएम, ऐसे करते करते जितने भी डीएम है सबको आप ऐड कर दोगे, तभी तो आपका भाई मास टोटल आ जाएगा। अब ये जो एडिशन आपने की है, ठीक है, ये जो एडिशन आपने किया है, यहां जो छोटे से मास है ना डीएम, उसमें कॉन्टिन्यूटी है। ये जो एडिशन का काम किया है, यही काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो यहां पे तो हमने आपको प्लस 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 दिखाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन ये डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है कि आपने यहां प्लस प्लस प्लस, तो मैंने आपको शो किया, मैंने आपको दिखाया कि ऐसे सभी मासेस को ऐड करोगे टोटल मास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये जो प्लस का काम है ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है, ये ऐड करने का काम कौन करता है, ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। मतलब समझो, अगर आप डीएम निकालने में कामयाब हो गए, और अगर आपने डीएम को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट की बात करेंगे अगर, अभी हम बाद में बात करेंगे, कहो तो यहीं पे कर दें हम आपको बात। ये डीएम कहां से कहां तक फैला हुआ है, चेक कर लो, x बराबर 0 से, क्योंकि पहला डीएम कहां आता है, x बराबर 0 पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पहला डीएम x बराबर 0 पे तो नहीं दिख रहा है, वो इतने में फैला हुआ है डीएक्स लेंथ में, हाँ भाई। लेकिन वो जो डीएक्स लेंथ है ना, वो तुम्हारे जो हेयर है, एक बाल है, जो डीएक्स है ना, डीएक्स तुम्हारे बाल से भी बहुत करोड़ों गुना छोटा है, सोचो। तो x बराबर 0 पे पहला डीएम मान सकते हो आप, पहला जो स्मॉल मास एलिमेंट डीएम है वो x बराबर 0 पे रहा होगा, ऐसा सोच सकते हो। हाँ, फिर लास्ट वाला डीएम कहां होगा, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट कहां होगा, लास्ट वाला एलिमेंट यहां होगा, सोचो, यहां। और लास्ट वाला एलिमेंट जहां होगा वहां x बराबर l हो रहा होगा, जहां पर कैपिटल L क्या है, इस रॉड की लेंथ है। खुद सोचो भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता दी मैंने, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इन सभी मासेस को ऐड करना है, डीएम डीएम डीएम, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ऐड करने का काम कौन करता है, आपने बोला सर इंटीग्रेशन, मैंने कहा ठीक है, उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो। फिर तुमने पूछा सर लिमिट कहां से कहां ले लें, तो मैंने कहा एक काम कर लो, जहां से जहां मास फैला हुआ है, मतलब जहां से जहां ये डीएम जहां से बनना स्टार्ट होता है, जहां पे एंड हो रहा है, ठीक। तो यहां पहला डीएम बनता है कहां, x बराबर 0 पे, ठीक। और यहां लास्ट डीएम बनता है x बराबर l पे, तो लिमिट लगेगी 0 से l। और जब आप इसको उठा के यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेट करने का मतलब है जितने भी डीएम आ रहे होंगे यहां पर, जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे यहां पर, ये सारे एलिमेंट का मास एडअप हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द टोटल रॉड हमको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये एक आपके दिमाग में मैंने चीजें बनाई, मैंने आपके दिमाग में चीजें बनाई। अब हम चलते हैं, ओके, टू डेवलप अ रॉड, हाउ टू डेवलप अ रॉड, ओके। अब हम चलते हैं इसकी रियलिटी पे, हाउ टू डेवलप अ रॉड, रॉड को कैसे डेवलप करोगे आप, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो भी पीछे समझाया उसी चीज को। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रॉड ले लीजिए, एंड ऑब्वियसली इस रॉड की थिकनेस कितनी है, 0 है। और यहां पर आप, यहां पे एक रेफरेंस लाइन ले लो इस तरीके से, ठीक। और यहां पर स्टूडेंट्स आपका ये रेफरेंस लाइन है ना, नो, यहां पर x इज इक्वल्स टू 0 है, और यहां पर जब आप पहुंच जाओगे तो यहां x बराबर कितना आ जाएगा, एंड पे l आ जाएगा, ठीक, क्योंकि पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, l। अब सुनो, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब बोलेगा सर x कितना है, भाई मुझे क्या पता कितना है, मुझे क्या पता कितना है, कोई भी जनरल लेंथ ले लो यार। ये ओरिजिन से आप कहां चले गए, x लेंथ पे, कितनी लेंथ पे, x तो कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन से x लेंथ पे आपने यहां एक एलिमेंट लिया, ये एक एलिमेंट लिया, ठीक। एलिमेंट को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, बुरा मत मानना, ठीक।
यहां पर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे एलिमेंट क्या है, अरे भाई एलिमेंट इसी का छोटा सा पार्ट है, इस रॉड की लेंथ का बहुत छोटा सा पार्ट है, जिसकी लेंथ कितनी है dx है और मास कितना है dm। और इसको मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा दूं, या इसका जूम वर्जन यहाँ पे देखिए, इसको जूम करके यहाँ दिखाया मैंने तुम्हें, है ना, जो कि पीछे भी दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से तुम फील कर सको। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है बोलो, dx, और इसका मास कितना है, dm है। मास कितना है इसका, dm, करेक्ट, ओके। सो we will take an element, okay, we will take an element at a distance x, we will take an एलिमेंट, और वो एलिमेंट येलो कलर का है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, एलिमेंट मतलब इसी का एक छोटा सा टुकड़ा, एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमारा मतलब है जहां से रॉड स्टार्ट होती है, ठीक, जहां से रॉड का एक एंड स्टार्ट होता है उसको हमने ओरिजिन मान लिया, फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट, फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, having small, अब देखो कहीं कहीं आप देखोगे स्मॉल लेंथ लिखा रहेगा और कहीं कहीं आप देखोगे तो स्मॉल थिकनेस लिखा रहेगा, आप परेशान मत होना, स्मॉल थिकनेस, दोनों बातों का एक ही मतलब है, स्मॉल थिकनेस dx, ओके, समझ गए होगे, मतलब आपने ओरिजिन से x दूरी आकर एक एलिमेंट चूज किया है, उसकी लेंथ कितनी है dx है, और चाहे आप बोल दो उसकी थिकनेस कितनी है dx, और ये dx जो होता है वो आपके बालों से भी करोड़ों गुना छोटा होता है, थिकनेस dx बहुत छोटा होता है, dx टेंड्स टू 0 होता है, ओके। नाउ अब मुझे बताओ, ये जो एलिमेंट चूज किया जो कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, इस एलिमेंट का मास कितना है बताओ, dm है, ठीक, सो मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू dm। अब बताओ ये मास आप कैसे निकालोगे, ये मास आप कैसे निकालोगे, सर कौन सा क्वेश्चन हैंडल कर रहे थे सर ये वाला क्वेश्चन जिसमें लेमडा बराबर क्या दिया हुआ था 2x, ओके, वेयर x इज फ्रॉम द ओरिजिन, और टोटल मास आपको निकालना था। जब लेमडा वेरिएबल है तो ये लेमडा इंटू एल नहीं करोगे, मैंने मना किया हुआ है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए, यहां पर लेमडा कितना दिया था मुझे क्वेश्चन में बताइए, लेमडा दिया है 2x किलोग्राम पर मीटर। अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, 1 मीटर का मास कितना है, 1 मीटर का मास कितना है, बोलो बोलो बोलो, मास ऑफ 1 मीटर लेंथ इज इक्वल्स टू 2x। भाई ये तो लिख सकता हूं ना, चेक कर लो ना, 2x किलोग्राम पर मीटर का क्या मतलब है कि भाई 1 मीटर लेंथ का मास कितना है 2x है। कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे लिख दिया, अरे भाई लिख तो दिया, यूनिट लिखी ना किलोग्राम पर मीटर, साफ साफ पता चल रहा है 1 मीटर लेंथ का मास कितना है 2x है, जहां पर x वेरिएबल है, अगर वही x पता चल जाए तो क्या ही बात है ना, टेंशन नहीं लेने का। बस अब आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो यहाँ से, भैया 1 मीटर लेंथ का मास कितना है 2x, तो एक बार बताओ, अगर 1 मीटर लेंथ का मतलब है पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ का मतलब है पर यूनिट लेंथ, यहां मैं पर यूनिट लेंथ लिख दूं तो आपको और अच्छा लगेगा, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर का मतलब एक यूनिट लेंथ का, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ कितना है 2x, तो एक यूनिट लेंथ का अगर मास है 2x, ध्यान सुनना, एक यूनिट लेंथ का मास 2x है तो 2 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 यूनिट का मास कितना होगा 4 यूनिट लेंथ का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो dx यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, इसको dx से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से सुन लीजिए, इस एलिमेंट का लेंथ कितना है dx है, तो dx लेंथ में कितना मास होगा क्या नहीं निकाल सकते हो, इसको आप dx से मल्टीप्लाई करोगे। बड़ी सिंपल सी बात बता दी मैंने, कोई बात वैसी नहीं करी है, सुन लीजिए भाई, 1 मीटर लेंथ का मास मतलब पर यूनिट लेंथ का मास आपको दिया हुआ है, तो dx लेंथ का मास नहीं निकाल सकते क्योंकि इस एलिमेंट की लेंथ कितनी, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी dx है, तो इस dx लेंथ में कितना मास आएगा ये नहीं पता चल जाएगा, सो मास ऑफ dx लेंथ, सो मास ऑफ dx लेंथ में कितना मास है, और ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, ध्यान सुन लीजिएगा, dx लेंथ में कितना मास है 2x इंटू dx, यानी कि इसको आप उठा के dx से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, और इस dx लेंथ में कितना मास है, इसको ही तो आपने क्या बोला है dm बोला है, चेक कर लो भाई, इतनी लेंथ में जो छोटा सा मास है उसको dm बोला है, यानी कि dm की वैल्यू कितनी आ गई 2x dx,
2x dx। मतलब एक बात आप सोच लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब भी ऐसे सवाल आए रॉड वाले, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे रॉड वाले, ठीक, रॉड वाले सवाल में आपको क्या करना है, रॉड वाले सवाल में आपको कभी भी डीएम निकालना हो तो ध्यान चेक कर लो, जो लेमडा दिया हो इंटू डीएक्स, खेल खत्म, लेमडा इंटू डीएक्स चेक कर लो भाई, लेमडा कितना था 2x इंटू डीएक्स, ऐसा क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई ये तो किसका मास है, ये तो किसका मास है, इस एलिमेंट का। मैंने कहा टोटल मास बताओ, इस रॉड का टोटल मास बताओ। आपने कहा ठीक है, इस रॉड का क्या बताओ, टोटल मास बताओ। तो आपने कहा सर टोटल मास तो कैसे बताते हैं, जो स्मॉल एलिमेंट का मास है सर उसको इंटीग्रेट कर देंगे सर, अभी पढ़ाया था, ठीक, अभी पढ़ाया था। क्या करेंगे, इस डीएम मास को इंटीग्रेट करेंगे यहां से लेके यहां तक, यही पढ़ाया था, क्योंकि ये ऐसा करने से सभी डीएम ऐड हो जाएंगे, और सभी डीएम ऐड होके आपको, भाई सभी डीएम ऐड होके टोटल मास दे देंगे, ठीक, हर एक एलिमेंट का मास ऐड हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। तो इस डीएम को आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके कहां तक, रॉड की लेंथ एल तक, ठीक। अब ध्यान चेक कर लो बच्चों, ये जो लिमिट आपने रखी है एक्स के रिस्पेक्ट में रखी है, तो ये डीएम भी फंक्शन किसमें चेंज होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स बराबर 0 से, भाई लिमिट तुमने क्या रखी हुई है, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर एल तक ना, चेक कर लो कहां गया, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल तक। तो डीएम रखने से काम नहीं चलेगा, वहां आपको फंक्शन डीएम से मतलब एम से फंक्शन चेंज करके एक्स में लाना होगा, तभी हमने डीएम को एक्स के टर्म्स में निकाल के रखा हुआ है, ठीक। कितना है 2x dx, ठीक। तो डीएम की जगह आप कितना रखोगे बताओ, अभी अभी तो निकाल के बैठे हो ना, डीएम कितना है 2x इंटू डी एक्स, ठीक। तो यहाँ डीएम की जगह कितना रखोगे बताओ, 2x इंटू डी एक्स, सही है। उसके बाद अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ध्यान से चेक करो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, उस ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको, अच्छा मैंने दिया नहीं, हाँ उस ओरिजिनल क्वेश्चन में, हाँ ये देखिए, रॉड का ओरिजिनल लेंथ कितना था 2 मीटर था, यानी कि एल का वैल्यू कितना रखोगे 2, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल एल यानी कि 2 तक। तो नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एल का वैल्यू 2 तक, और अंदर आ गया क्या 2x dx। अब इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते थे, सुनो इसी चीज को आप जल्दी जल्दी ऐसे सोच सकते थे, सुनो, कि मास टोटल सर कैसे निकालें, तो मास टोटल सर कैसे निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम से निकालें। मैंने कहा ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम कितना आया था बताओ, डीएम आया था कितना 2x dx, है ना, क्योंकि लिमिट पहले मैंने डाल दी थी 0 से l, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो डीएम की जगह आप 2x dx रख के, अब आप चेक कर लो ऑपरेटर क्या है dx, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट रख दो, x के रिस्पेक्ट में लिमिट रख दो, तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट रखोगे कहां से कहां तक बताओ, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, क्योंकि डीएम कहां से कहां, भाई ये डीएम यहां से स्टार्ट होता है यहां खत्म होता है, ऐसे बहुत सारे डीएम है जिनके मास को हमें ऐड करना है ना। तो x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट रखते तो 0 से लेके 2 तक रखते कि नहीं रखते बताओ, बस अब खेल खत्म। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बताइए। अब इतना टाइम इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको रोना नहीं भाई इसमें एलिमेंट लेते टाइम, ठीक है, वरना आप 12th तक परेशान रहोगे, 12th में भी एलिमेंट लेके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कुछ ना कुछ डेरिवेशन आपको करके आने होंगे वहां पर, ठीक है ना। तो अभी से आप सीख लीजिए इस चीज को नाउ। अब आप इसको क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे बताइए, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 और x dx। अब बताइए बच्चों, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है x का, बाहर 2, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सही है, और लिमिट लगेगी 0 से लेके 2, नाउ 2 इंटू जहां जहां x से क्या रख देंगे बताओ 2, सो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। नाउ अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ मैं आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2, और माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 2 0, सो कितना होगा 2 2 जा 4 हो गया बस, ठीक है ना। 4 किलोग्राम इसका क्या हो गया, टोटल मास हो गया रॉड का, ठीक। और उल्टा सीधा अगर आप करोगे, उल्टा सीधा का मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही कर रहे होंगे बेचारे, लेमडा इंटू एल, कुछ लोग और करामाती होंगे, वो पता है क्या करेंगे, बोलेंगे लेमडा इज इक्वल टू 2x दिया है, और लेमडा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी, कहेंगे रॉड का टोटल लेंथ है x बराबर 2 दिया है, x की जगह 2 रख दो, आंसर आ जाएगा 4 किलोग्राम। ये इत्तेफाक की बात है कि मैच कर रहा है ऐसे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी लेमडा वेरिएबल होगा आपको इंटीग्रेशन से जाना है, आपको इंटीग्रेशन से जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इन सब बातों को नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रोसेस इसका देख लीजिए,
कैसे किया है अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है नाउ अब देखिए, अब हम बात करते हैं एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी? एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करोगे बताओ? एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों आपने क्या अज्यूम किया हुआ कि सारा का सारा मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। थिकनेस कितनी है? 0 है। थिकनेस कितनी है? कोई शीट दी है या आपको कोई डिस्क दिया हुआ है तो उसका थिकनेस कितना है? 0 है। ठीक है ना? तो व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, when the mass is distributed on area is distributed on area, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंप्लीट डिस्क आपको दे दे, कंप्लीट डिस्क आपको दे दे, या आपको सेमी डिस्क दे दे, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी डिस्क, ओके। नाउ अब यहाँ एक डिस्क बना लेते हैं। इस तरीके से एक डिस्क है और इसकी थिकनेस कितनी है? 0 है। थिकनेस इसकी निग्लेजिबल है। ये थिकनेस इसकी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसका थिकनेस टेंड्स टू 0। ठीक नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहां एक टॉपिक आपको पढ़ना है, एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी, ओके। सो एरियल मास डेंसिटी, हाँ भाई क्या होगा? इसको सिग्मा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं इसको? सिग्मा से, ओके। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू, अब आप खुद चेक कर लो, एरियल मास डेंसिटी में सिग्मा किसको बताएगा बताइए? सिग्मा मास पर यूनिट एरिया को बताएगा। तो मान लो, ध्यान सुनो, मान लो कैपिटल ए एरिया में, ठीक, मान लो, जस्ट मान लो कि इसका एरिया कितना है? कैपिटल ए। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, कोई डिस्क है आपके पास, उसका जो सरफेस एरिया है ना, वो कैपिटल ए है। कितना है? इसका सरफेस एरिया मान लीजिए कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए पूरे एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? टोटल मास, कैपिटल एम। ठीक, सो ऑन एरिया कैपिटल ए, मास डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम। तो ऑन 1 यूनिट एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, या मास इज इक्वल्स टू, या फॉर 1 यूनिट एरिया मास इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, अगर ए यूनिट एरिया पे ए स्क्वायर यूनिट एरिया पे मास कितना है? एम, ठीक है ना? तो 1 स्क्वायर यूनिट, 1 यूनिट नहीं होना चाहिए, 1 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। 1 स्क्वायर यूनिट पे मास कितना हो जाएगा बताइए? एम अपॉन ए। ए से डिवाइड लगा दोगे बस। तो बताओ सिग्मा का क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां से सिग्मा का क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? टोटल मास अपॉन एरिया, बस। मास जितना दिया हो टोटल अपॉन में एरिया। ठीक, एग्जाम्पल ले ही लेते हैं चलिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? आर, ये डिस्क है, और इसका रेडियस कितना है? आर। तो एरिया कितना आ जाएगा बताइए इसका? भाई सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर। जैसे सर्कल का सरफेस होता है वैसा ही तो है यहाँ। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया आपने कितना? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। और मान लीजिए बच्चों इसका टोटल मास गिवन है कैपिटल एम, पूरे इसका टोटल मास कितना है? कैपिटल एम। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है? सो तो इसका सिग्मा कितना आ जाएगा बताओ? मास कितना है बताओ? कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एरिया कितना है बताइए? पाई आर स्क्वायर। बस सिग्मा इतना आ गया, क्या दिक्कत है? ठीक नाउ अब अगर आप इसकी डायमेंशंस की बात करोगे, इसकी यूनिट की बात करोगे, यूनिट आपको साफ साफ दिख रही है। ऊपर मास, मास का हो जाएगा किलोग्राम, नीचे एरिया। सो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप बात करोगे इसके डायमेंशन की, ठीक, तो डायमेंशन आ जाएगा एम अपॉन में एल स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा? एम एल माइनस 2। ये आ गई इसकी क्या? डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब इसमें भी दो केसेस होंगे। व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब सिग्मा आपको कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक, और एक बार सिग्मा आपको वेरिएबल दिया रहेगा, क्या दिक्कत है? ठीक, केस 1, ओके।
केस वन, केस वन में बच्चों mass is uniformly distributed when the mass is uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको सिग्मा ही कितना दे दिया, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जस्ट एक डिस्क की हेल्प से लेके समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब थिकनेस है ही नहीं तो मैं थिकनेस नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप समझ जाना, है ना। ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक, और इसका सिग्मा आपको कितना दिया हुआ बताइए, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब बहुत बड़ी सी फ्लैट डिस्क है, बहुत बड़ी सी फ्लैट डिस्क है, ओके। इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, 2 किलोग्राम। बात समझते हो? मान लो, जस्ट मान लो, अरे भाई मान लो, मान लो, मान लो, मान लो कि ये एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर है, ये एरिया इसका सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर है, ये एरिया इसका सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर। तो हर एक 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, हर एक 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, ये देखो इसका एरिया कितना, मतलब ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो इसका एरिया है सपोज 1 मीटर स्क्वायर, भाई मान लो। तो यहाँ पे मास कितना मिलेगा आपको, 2 किलोग्राम, ठीक। इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो आपको मास कितना मिलेगा यहाँ, 2 किलोग्राम। ये चीज है, यानी कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पे जब इसका आप 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया देखोगे तो उस पर कितना मास है, 2 किलोग्राम पक्का। तो ये हो गया आपका कौन सा केस, व्हेन द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, क्या, एक डिस्क है, ठीक, और इस डिस्क का रेडियस कितना है, आर है, सही है, और आर बराबर 2 मीटर दिया हुआ मान लो, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई, और इसका, हाँ इसका सिग्मा दे दिया, चलो सिग्मा ये ले लेते हैं, इसका सिग्मा कितना है, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हमने कहा फाइंड टोटल मास, फाइंड टोटल मास। तो क्या करोगे बताओ, लास्ट टाइम आपने क्या किया था बताइए, मास टोटल कैसे निकालोगे भाई, कैसे टोटल मास निकालोगे बताओ। जब आपका लेमडा कांस्टेंट था, जब आपका लेमडा कांस्टेंट था, ठीक, तो टोटल मास कैसे निकालता है, लेमडा इंटू एल। तो अब आप टोटल मास कैसे निकालोगे, लेमडा की जगह सिग्मा आ जाएगा, लेंथ की जगह एरिया आ जाएगा, बस क्या दिक्कत है भाई। लेमडा क्या था, लीनियर मास डेंसिटी, और सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी, ठीक। तो लेमडा की जगह सिग्मा और एल की जगह, एल लेंथ होता था 1 डायमेंशनल, अब 1 डायमेंशनल की जगह 2 डायमेंशनल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, बस क्या समस्या है ना। सो यहां से कितना हो जाएगा बताइए, सिग्मा इंटू एरिया, बस सिग्मा इंटू एरिया। अब बहुत सीधी साफ बात है कि भाई देखो जरा बात समझो, क्या कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, 2 किलोग्राम, सही है ना। 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है, 2 किलोग्राम, ठीक। तो जितना भी इसका एरिया होगा, मान लो ए मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो ए मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा, 2 इंटू ए, बस यही तो लिखा है। 2 क्या है यहाँ, सिग्मा, 2 क्या है, सिग्मा, और ए क्या है, एरिया, और ए मीटर स्क्वायर का जो मास होगा वही टोटल मास होगा। अब इसी चीज को आप यहां से देख लीजिए, सिग्मा कितना दिया बताइए, यूनिट से देख लो। अच्छा एरिया पहले इसका निकाल लेते हैं ना, इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा ना, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना। पाई के टर्म्स में निकाल लो, आर कितना है, 2 है, रेडियस कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यूनिट के साथ देख लो, सिग्मा कितना दिया, 2, सिग्मा आपको कितना दिया भाई, चेक कर लो, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया कितना निकाला आपने, 4 पाई मीटर स्क्वायर। हाँ भाई, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया बताइए, 8 पाई, ये लीजिए 8 पाई किलोग्राम। तो टोटल मास कितना आ गया बताइए, 8 पाई किलोग्राम, कर लीजिए। अब केस 2 देखते हैं जो आपको सीखना है। केस 2 में जो सिग्मा दिया रहेगा ना वही वेरिएबल है, वाह भाई। सिग्मा या तो एक्स का फंक्शन होगा या तो आर का फंक्शन होगा, आर का मतलब इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस, ओके। मतलब केस 2 देखिए, केस 2 देखिए स्टूडेंट्स, ओके। नाउ if the mass is non uniformly distributed, if
the mass is non uniformly distributed. ठीक, if the mass is non uniformly distributed. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ जैसे कि मान लो आपको दे दिया सिग्मा इज इक्वल्स टू 2r² किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। पहले तो इस बात का आप मतलब समझ लो। इस बात का ये मतलब है क्या, ये आपकी डिस्क है। अब ना मैं आपको डिस्क का टॉप व्यू दिखाऊंगा। डिस्क को आप टॉप से देखिए, टॉप व्यू ऑफ डिस्क। डिस्क को टॉप से देखोगे जैसा सर्कुलर एक फ्लैट सरफेस नजर आएगा आपको, ठीक है ना, ये ऐसा। अब 2r² का मतलब r क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से। इस बार ओरिजिन कहाँ होगा, सेंटर पे। ये सेंटर है और ये r है जो कि वेरिएबल है। मतलब इस सेंटर पे r बराबर कितना है, 0। ऐसा दिखा दूं तो समझ जाओगे, समझिएगा जरा। इस सेंटर पे r बराबर 0। जैसे जैसे इधर जा रहे हो r बढ़ रहा है, और बढ़ते 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 r बराबर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कैपिटल R। कैपिटल R जहाँ पर क्या है, इसका रेडियस। मान लो कैपिटल R की वैल्यू 2 मीटर है, तो स्मॉल r बराबर 0 यहाँ पे बढ़ते 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 r बराबर 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ये सिग्मा खुद ही वेरिएबल है। मतलब अगर r बराबर तुम 1 रखोगे, खुद समझो जरा, देखो। और ये एक पूरी डिस्क है, मतलब ये पूरा सरफेस एरिया है एक तरीके से। ये शेड नहीं किया मैंने, समझ जाना है, पूरा सरफेस एरिया इस तरीके से, ठीक। इसका सिग्मा खुद ही वेरिएबल है, मतलब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो खुद ही वेरिएबल है। मतलब अगर तुम r बराबर 1 रखोगे, सोचो तो सिग्मा कितना बैठेगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तब सिग्मा कुछ और आएगा। अगर r बराबर 2 रखोगे तो सिग्मा कुछ और आएगा, चेक कर लो। 2 इंटू, या r बराबर 1.5 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2.25, ठीक। सो कितना आ जाएगा, 2.25 कितना आ जाएगा, 5.50 है ना, 5.50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या कितना आ रहा है भाई, ऊपर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बात समझो, मतलब सेंटर से जब तुम r बराबर 1 पे हो, मान लो r बराबर 1 यहाँ कहीं है, जब सेंटर पे तुम r बराबर 1 मीटर पे हो, तो पता है तब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मिल रही है तुम्हें, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम 1.5 मीटर पे हो, r बराबर 1.5 मीटर यहाँ पर हो, ठीक है, तब तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मिल रही है, इसकी सरफेस चार्ज नहीं, आई एम वेरी सॉरी, सरफेस मास डेंसिटी कितनी मिल रही तुम्हें, या एरियल मास डेंसिटी कितनी मिल रही, 5.50, यानी कि सिग्मा ही चेंज हो रहा है, 5.50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको सेंटर से बाहर की तरफ चलना है और छोटे छोटे एलिमेंट लेने हैं, छोटे छोटे एलिमेंट लेने, और इस बार जो एलिमेंट होगा उसमें सरफेस एरिया होगा। पिछली बार एलिमेंट में लेंथ थी dx, इस बार जो भी एलिमेंट लोगे उसमें एरिया होगा, ये एरिया की बात हो रही है। और सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स का आप मास निकाल कर ऐड कर दीजिए इंटीग्रेशन की हेल्प से, इसका टोटल मास आ जाएगा। मतलब अब आइए आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखो आप क्या करो, इसी में समझो। देखो r बराबर 0 पे, ठीक, चलो वो सब आप सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। आप सोचो डिस्क बनी कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ होगा, सोचो। जैसे इस रॉड को आपने कैसे बनाया था, यहाँ पे देखिए जरा, इस रॉड को आपने कैसे बनाया था, बताओ। इस रॉड को आपने कैसे बनाया था, कैसे सोचा था, बताओ। डीएम मास, डीएम मास, डीएम मास, हर एक dx लेंथ में कितना मास था, डीएम मास, और सभी मास को ऐड कर दिया था आपने। अब हम यहाँ एक बहुत छोटा सा एरिया जूम करेंगे, डीए। हर एक छोटे से डीए एरिया में मास कितना है, डीएम, और वो डीए एरिया आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा डिस्क के केस में। ये मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है इंटीग्रेशन वाली क्लास में, बट फिर भी देखिए जरा, कुछ ऐसा नहीं होगा। सोचो, मान लो तुम सेंटर से कहाँ चले गए, आर दूरी पे, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सेंटर पे एक आर तो वेरिएबल है, मान लो किसी पल तुम आर पोजीशन पे हो, सेंटर से आर पोजीशन पे हो, ठीक। तो तुम्हें यहाँ एक ऐसा एलिमेंट सोचना है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ये देखो, ये एरिया तुम्हें मिलेगा, ये जिसको मैंने यहाँ शेड किया है, ये एरिया तुम्हें मिलेगा, सोचो। और ऐसे बहुत सारे एरिया के बारे में अगर सोचा जाए, मतलब जैसे वहां dx लेंथ मिल रही थी, वैसे यहाँ da एरिया मिल रहा है। पूरी बात को ध्यान से सुनना। ये येलो वाले का एरिया कितना, da, ब्लू वाले का एरिया, स्मॉल एरिया कितना, da, ठीक। अब ऐसे स्मॉल स्मॉल एरिया कहां से बनना शुरू करते होंगे, r बराबर 0 से। सोचो भाई, ऐसी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने ऑनियन, प्याज कभी काटा होगा तो उसमें आपको रिंग्स दिखाई पड़ती है ना,
वैसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। प्याज आपने काटा तो उसमें जो आपका ऐसा गोल गोल दिखाई पड़ता है भाई, उसका कुछ तो सरफेस एरिया होता होगा ना, जो गोल गोल आपको दिखाई पड़ता है। ये देखो, ये एक बार येलो कलर से दिखाया, फिर ब्लू कलर से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसका येलो वाले का भी एरिया डीए बोल रहे हो, ब्लू वाले का भी एरिया डीए बोल रहे हो, मुझे तो ब्लू वाला ऊपर वाले का एरिया जो शेड किया वो ज्यादा दिख रहा है। भाई आपके हमारे देखने से नहीं होता है, आप समझो जरा भाई, मैंने बनाया है बड़ा करके इसलिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वो बहुत छोटे छोटे सरफेस एरिया है, डीए टेंड्स टू जीरो है। सोचो जरा, ये डीए इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो बोर्ड में तो ऐसा दिखाई पड़ेगा ही आपको, वेरी वेरी स्मॉल। बोर्ड में तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये येलो वाला आपको कम एरिया दिखाई पड़ा, ब्लू वाला, लेकिन सभी एरिया बहुत छोटे। और नेक्स्ट वाला अगर आप अज्यूम करोगे, ध्यान सुनो, नेक्स्ट वाला, और सभी डीए डीए एरिया की जो मास है वो कितना होगा, डीएम। डीए एरिया के करस्पॉन्डिंग मास कितना हो रहा होगा, डीएम। तो नेक्स्ट जो एरिया आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। सोचो, पहले समझ जाना भाई। ये देखो, ठीक, ये जो नेक्स्ट कलर से यहाँ पे शेड किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका एरिया तो मुझे और ज्यादा दिखाई पड़ा। भाई आपके और मेरे देखने से कुछ नहीं होता है। ये लो, इसका भी एरिया डीए और मास डीएम। अब ऐसे कितने एरिया मिलेंगे? इसका जन्म कहाँ से हुआ होगा? इस एलिमेंट का जो येलो कलर से एलिमेंट दिख रहा है, या ये जो ब्लू कलर से एलिमेंट दिख रहा है, या जो ऑरेंज कलर से एलिमेंट दिख रहा है, इसका जन्म कहाँ से हुआ होगा? आर बराबर जीरो से। सोचो 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 जरा, अब सोचना, अब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको। एक एलिमेंट यहाँ बैठा होगा बहुत पिद्दी सा, सोचो, एकदम आर बराबर जीरो पे। सोचना पड़ेगा आपको। आर बराबर जीरो पे एक एलिमेंट, फिर आर बराबर जीरो से थोड़ा बाहर निकलोगे फिर से एक एलिमेंट, ठीक, यहां पर, और फिर थोड़ा सा बाहर निकलोगे फिर एक एलिमेंट डी जिसका एरिया डी है, फिर एक एलिमेंट जिसका एरिया डीए है, ठीक, फिर एक एलिमेंट जिसका एरिया डीए है। सोचो, हाँ, अब ऐसे आपको मिलता ही चला जाएगा। अब हम कितने ही बनाते, ठीक है, बहुत अच्छा तो बन नहीं रहा है, बट आप समझदार हो, ऊपर वाले काफी अच्छे बने, ठीक है। ऐसे करते 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 आप कहां तक आ जाओगे? आर बराबर जीरो से चल लो भाई, ध्यान सुन लेना। आर बराबर जीरो से इन एलिमेंट्स ने जन्म लेना शुरू किया। कौन से एलिमेंट्स ने? जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, जिनका एरिया डी है। और आखिरी एलिमेंट कहां बैठेगा? सोचो, आखिरी एलिमेंट यहां आएगा सर्कल की बाउंड्री के आसपास, यहां पर ये लास्ट एलिमेंट होगा। सोचो, अब देखो वही चीज है ना, बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, आपको समझना होगा। लास्ट एलिमेंट यहां बैठेगा कहीं, चलो ऐसा दिखा दे रहा हूं, अब आपको अच्छा लगेगा। देखो वही चीज है ना यार, थोड़ा जूम आपको करना होगा। ये ठीक, ओके नाउ, ये देखिए लास्ट एलिमेंट यहां बैठेगा कहां? आर बराबर फुल रेडियस पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, जो भी लिमिट लगेगी वो आर बराबर जीरो से आर बराबर कैपिटल आर तक लगेगी। यानी कि अगर 2 मीटर रेडियस दिया तो आर बराबर जीरो से जितनी रेडियस दी हुई वहां तक लगेगी। और सुनो, मैंने कहा कि भाई इस डिस्क का टोटल मास निकालो, है ना, इस डिस्क का क्या निकालो? टोटल मास निकालो। तो ध्यान सुनो, आप बोलोगे सर एक काम करो सर, है ना, जो एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, मैंने कहा कहाँ से? तो आपने बोला सर पहला एलिमेंट आर बराबर जीरो पे बना होगा, फिर उसके उसके बगल में दूसरा बना होगा, फिर तीसरा। जिस तरीके से प्याज जब आप काटते हो तो उसमें आपको सरफेस एरिया दिखाई पड़ते हैं, बहुत रिंग्स सी दिखाई पड़ती हैं आपको, ठीक है। ऐसे करते करते आर बराबर आर तक जाओ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और सभी के मास को ऐड कर दो। मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो आपने बोला डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम। ये प्लस भाई ऐसे लगाया नहीं जाता, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। हर एक डीए का, है ना, इसका मास प्लस इसका नेक्स्ट वाले का मास प्लस नेक्स्ट वाले सरफेस एरिया का मास प्लस नेक्स्ट वाले एलिमेंट का मास प्लस नेक्स्ट वाले का, ऐसे करते करते सबका मास अगर ऐड कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा। और इस एडिशन को कौन परफॉर्म करता है? इंटीग्रेशन। यानी कि बच्चों मास टोटल, है ना, कैसे निकालेंगे? तो जवाब है डीएम को क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। मैंने कहा कहाँ से कहाँ? तो आप बोलोगे आर बराबर जीरो से लेके आर बराबर कैपिटल आर तक, ठीक। जो भी कैपिटल आर की वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जांपल आर बराबर जीरो से कैपिटल आर की वैल्यू 2 मीटर दी हुई, तो ये ऐसे कर लोगे, सही है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, सिग्मा इस तरीके से दिया, बोलेंगे अच्छा सर हम एक काम करते हैं, ध्यान सुनो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो बिल्कुल गलत। बोलेंगे अच्छा सर सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 इंटू, है ना, और आर की जगह सर मैं कितना रख दूंगा? रेडियस कितना दिया है? 2, लो, और 2 का स्क्वायर कर दूंगा सर, तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे 2 4 2 का ऐसा, है ना, ये ऐसा, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप यहाँ पर। और कुछ लोग कुछ और ही सोच रहे होंगे भाई, कुछ लोग कुछ और ही सोच रहे होंगे। वो कहेंगे कि मास टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। आपने फॉर्मूला पढ़ाया था, तो सर सिग्मा कितना दिया है? 2r स्क्वायर, और सर इसका एरिया निकाल लूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर,
ठीक, और सर फिर मैं आर की जगह 2 रख दूं भैया, ये भी गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 2 रखोगे ना तो आप ये वाले एलिमेंट के लिए सिग्मा रख रहे हो बस एक तरीके से, समझ गए होगे। आर चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, यानी कि मास टोटल ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं इतना आपको समझाने के बाद कि हाउ टू डेवलप अ डिस्क, डिस्क को कैसे डेवलप करेंगे। अब मान लीजिए बच्चों आपका सवाल वही दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और डिस्क का टॉप व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, ये डिस्क का टॉप व्यू है और ये इसके सेंटर से एक एलिमेंट मैं चूज करूंगा। ठीक, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। अब ध्यान से सुनना जरा, अब कुछ लोग फिर घूम जाएंगे बेचारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहा हूं भैया, ध्यान देना प्लीज। ये देखो, ठीक, इससे r बराबर 0 से, अब r बराबर, ये r बराबर 0 से, यहाँ r बराबर क्या है 0, r लेंथ पर तुम गए है ना, r लेंथ पर तुम गए तो तुम्हें ये एलिमेंट मिला और इसका एरिया कितना है dA है, इसका एरिया कितना है dA, ध्यान सुन लेना भाई, इस एलिमेंट का एरिया क्या है dA है, सही है, ओके। और ध्यान सुनो, इसकी क्या कहते हैं, यस, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, dr 2 पाई r, नाउ 2 पाई r इंटू dr, ठीक है। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, पता है, एक चीज सुन सकते हो क्या तुम और समझ सकते हो, जहां येलो कलर से मैंने शेड किया है ना, जहां येलो कलर, भाई तुम यहां इसको काट के बाहर निकालो, इस पूरे एलिमेंट को काट के बाहर निकालो, लो सोचना पड़ेगा आपको ऐसा, और यहां सीजर से इसको कट कर दो कैंची से। अरे मान लो ये पेपर का टुकड़ा है, ये कैसे, ये इसका सरफेस है पूरा, ये ऐसे करके, हाँ ये ऐसे इसका सरफेस है येलो कलर से जो शेड है, सीजर ले आओ कैंची से, यहाँ से काट दो उसको, काट के सीधा करके रखो इसको, सोचो सोचो, जब आप काट कट करके इसको सीधा करके रखोगे तो क्या आपको एक ऐसा रेक्टेंगल नजर आएगा पतला, जो इसका एरिया है वही तो इसका, यार यहां से काट के इसको खोल दिया इस तरीके से। ठीक, अब सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, सोचो। इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस एलिमेंट के लिए रेडियस कितना है r, तो इसकी बाउंड्री की लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, यहां से लेके यहां तक जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है 2 पाई स्मॉल r। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, बता कुछ लोग का दिमाग घूम गया, बोले कि सर अंदर वाले की बाउंड्री की लेंथ अलग है बाहर वाले की अलग है। भाई अंदर वाला बाहर वाला कुछ मत करो, यहाँ से यहाँ रेडियस r अंदर वाले के लिए भी है और बाहर वाले के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्यों सर, क्योंकि सर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो थिकनेस है ना इसकी, ये बहुत स्मॉल है, कितनी है सर dr है, ये जो थिकनेस है ना इसकी, ये dr है। ठीक, कितनी है dr है, कहाँ पर दिखाएं, ऐसे लिख दें समझ जाओगे, ये इसकी dr है थिकनेस, तो वही थिकनेस तो तुम्हें यहाँ दिखाई पड़ रही, ये देखो, वही थिकनेस तो यहाँ दिखाई पड़ रही, और यही थिकनेस इसकी क्या बन जाएगी, इस रेक्टेंगल की विड्थ, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई r। भाई इसका जो सरकमफेरेंस था, इसको काट के ही तो खोला है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई r हो गई इसकी लेंथ, और इसकी ब्रेथ कितनी हो गई dr, जो इसकी थिकनेस थी। अब बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, और इस रेक्टेंगल के एरिया को आप स्मॉल एलिमेंट का एरिया बोलोगे, भाई इस येलो रीजन का जो एरिया है dA, वही तो इस रेक्टेंगल का एरिया है। सो dA कैसे निकल के आएगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ से, लेंथ कितना है 2 पाई r इंटू ब्रेथ कितना है dr, ये लो भाई इसका एरिया आ गया। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या देके रखा है बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है, मास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मतलब पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर है ना। सो पर स्क्वायर मीटर का मास कितना है बताइए, 2r स्क्वायर, चेक कर लो भाई, 2r स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है 2r स्क्वायर, वेरिएबल हो कोई बात नहीं। तो अगर पर स्क्वायर मीटर का मास इतना है तो dA एरिया का मास कितना होगा भाई, 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 स्क्वायर यूनिट का मास आपको पता है, तो dA एरिया का मास कितना होगा, इतने एरिया का मास कितना होगा। ठीक, सो
मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीए, डीए का मास कितना हो जाएगा भाई, एक का मास इतना, तो डीए का मास कितना, इसको आप क्या करोगे, डीए से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि एक बात और पता चल गई क्या, कि मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट को आपने डीएम बोल दिया। क्या बोल दिया, एक मिनट यार, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट क्या है तुम्हारा, डीए है, और उसके मास को तुमने डीएम से दिखाया। ठीक, यानी कि एक बात और पता चल गई कि जब भी आप सवाल किया करेंगे आगे से याद रखिएगा, तो जब ऐसे एरिया वाले सवाल करेंगे तो एक एलिमेंट जो होगा उसका एरिया डीए है, और उसका मास निकालने के लिए जो भी सिग्मा दिया होगा उसको डीए से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिग्मा वेरिएबल दिया होगा उसको डीए से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक, वही तो किया है, सिग्मा इंटू डीए, ये सिग्मा इंटू डीए। ठीक, नाउ अब यहां से क्या आ जाएगा बताओ, डीएम इज इक्वल्स टू 2r² है ना, और डीए कितना निकाल के बैठे हो, 2 पाई r dr, सो इंटू 2 पाई r dr, सही है। यहां से डीएम कितना आ जाएगा बताओ, 2 होता है 4 तुम्हारा, r² इंटू आर, सो 4 पाई और r² इंटू आर का क्यूब dr, सही है। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये बताओ टोटल मास कैसे निकालोगे, बोलो टोटल मास कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर दोगे, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन डीएम की जगह कितना रखोगे, 4 पाई r³ dr। अब चेक कर लो भाई, ये लिमिट रेडियस के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ होगी, यानी कि इस एलिमेंट ने कहाँ से जन्म लेना शुरू किया था, r बराबर 0 से, और कहाँ पे एंड हुआ था, r बराबर कैपिटल R तक। और मान लीजिए सवाल में रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है, तो लिमिट रखोगे 0 से लेके 2 तक, 4 पाई आ जाएगा बाहर। ठीक, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, r³ dr, और लिमिट रखोगे 0 से लेके 2 तक। ठीक, अब r³ का इंटीग्रेशन कर लीजिए, बात आपकी बनती हुई नजर आएगी। ठीक, सो मास टोटल इज इक्वल्स टू, बाहर क्या है चेक कर लो, बाहर क्या है 4 पाई है ना, और r³ का इंटीग्रेशन r⁴ अपॉन में 4, और लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 तक। ठीक, रेडियस 2 दे के रखा हुआ है। अब जहां जहां पे r है 2 रखोगे, सो 2⁴ अपॉन में 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां r है 0, 0⁴ अपॉन में 4, तो यहाँ सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 4 पाई, और ब्रैकेट में ये तो 0 हो जाएगा, 2⁴ 16, 16 अपॉन 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो है, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 16 पाई किलोग्राम। ये आपका क्या है, मास टोटल है, ये आपका क्या है, टोटल मास है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके आइएगा स्टूडेंट्स, नहीं तो बात बन नहीं पाएगी। नाउ अब देखिए एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सेमी सर्कुलर रिंग हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, और यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग रखी हुई है। अब रिंग में भी बेचारे कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, लेंथ की बात हो रही है, एरिया की बात नहीं हो रही भैया, रिंग है ये, ये रिंग है। अब सुनो, मैंने आपसे पूछा कि ये सेमी सर्कुलर रिंग कैसे बनी होगी बताओ, ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है बस, यानी कि इसका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, सुनो रिंग नहीं देखी आपने, अरे यहाँ कोई मास नहीं यार, यहाँ खोखला है, होलो है, कुछ नहीं है, बस इसकी लेंथ है इस तरीके से, एक वायर है इस तरीके का, या मेटल का वायर है ऐसे करके। ठीक, तो इसकी लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ के अलोंग मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, मतलब समझिएगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओरिजिन है, इसका रेडियस r मान लीजिए दिया हुआ है, सही, इसका रेडियस r मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक, नाउ ये रिंग कैसे बनना शुरू हुई होगी, सो एक आर्क आपने यहाँ लगाई होगी, फिर ये आर्क लग, अरे यार देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, सुनो आप इसको कंपास से बनाओगे तो ऐसे करके आर्क बनती है ना, तो आप सोचो छोटी छोटी आर्क लेंथ को अगर आप ऐड करते जाओ तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। कैसे सर, भाई कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से जरा चेक कर लो,
यहाँ पे देखो, रॉड के केस में आपने dx dx लेंथ को ऐड किया था, ठीक। रॉड के केस में आपने ये dx dx लेंथ को ऐड किया था तो टोटल लेंथ आ जाती थी, कहाँ गया, ठीक। dx dx लेंथ को तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो बताओ अब वही लेंथ तो ऐसे करके घुमा के रख दी गई है ना, क्या दिक्कत है बताओ। तो अब आप इसकी छोटी छोटी आर्क लेंथ के बारे में सोचोगे और उनको ऐड कर दोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, और छोटी छोटी आर्क लेंथ के मासेस को आप ऐड कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा। मतलब आइए दिखाते, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ये देखो, ये वाली आर्क लेंथ, ठीक। सपोज इस आर लेंथ को मैंने बोला डी आर, ठीक। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, या डीएल बोल दो भाई, ठीक। फिर अगली आर्क, नेक्स्ट आर्क लेंथ को मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा। ये वाली आर्क लेंथ फिर से डीएल, और ये वाली आर्क लेंथ है ना, कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वाली आर्क लेंथ ये वाली फिर से डीएल। ऐसे करते करते कितनी आर्क लेंथ होंगी, बहुत सारी। ऐसे करते करते बहुत सारी आर्क लेंथ होंगी। हर एक आर्क लेंथ का मास कितना होगा, डीएम। इसके करस्पॉन्डिंग मास डीएम, इसके करस्पॉन्डिंग मास डीएम, इसके करस्पॉन्डिंग मास डीएम। ओके, तो हर एक आर्क लेंथ का मास डीएम डीएम अगर आपने ऐड कर दिया, क्योंकि मास अलोंग द लेंथ है ना, यहाँ पर रिंग रखी हुई है, तो सभी डीएम को अगर आप ऐड कर दोगे टोटल मास मिल जाएगा। तो देखिए रिंग में अगर इस तरीके से सिस्टम आपको दिया हो ऐसा, तो सेमी सर्कुलर रिंग में किस तरीके से बच्चों हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कैसे इस प्रोसेस को हम करते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आप एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लीजिए इस तरीके से, ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थीटा एंगल घूमिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। थीटा एंगल घूम के एक स्मॉल एलिमेंट आपको लेना है, ध्यान से जरा चेक करिएगा, ये वाला। अब एलिमेंट तो ये वाला होगा, ये जिसका आर्क लेंथ कितना है डीएल, समझ सकते हो। और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ, डी थीटा, सोच सकते हो। ये जो आर्क लेंथ है डीएल, यही वाली डीएल है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, डी थीटा। और यहां से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक। ओके, कुछ लोग पक्का कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो तुम फिर से वही सोच रहे हो, सुनो, और जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो क्या, यहां से यहाँ थीटा, तो ये वाला एंगल कौन लेगा सर, मतलब इस एंगल से तो कहीं तुम नहीं कंफ्यूज हो यार, उससे मत तुम कंफ्यूज हो। तुम यहाँ से जब यहाँ है, बस थीटा घूम के तुम्हें एक यहाँ पर एक आर्क लेंथ मिल रही डीएल, जो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, डी थीटा। और अगर तुम इस एंगल के बारे में भी सोच रहे हो तो मैं बता दूं, डी थीटा इज वेरी स्मॉल यार, क्या सोच रहे हो, मत सोचो। मतलब यहां से यहां तक भी थीटा और यहां से यहां तक भी थीटा है, मत सोचो भाई, मत सोचो, क्योंकि ये डी थीटा ही बहुत छोटा है, ये डी थीटा ही वेरी वेरी स्मॉल है। तो यदि इस एंगल के बारे में तुम सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, मत सोचो। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो सोचना छोड़ दीजिए। नाउ, तो यहां से यहां तुम आए हो थीटा एंगल पे, तो तुमको एक स्मॉल एलिमेंट कितना मिला, डीएल, बस बात बना दीजिए। अब फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, थीटा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता है बताओ, ये तो बचपन में ही पढ़ा है। तो ये बात बताओ, अगर ये वाला एंगल निकालूं मैं डी थीटा, ठीक। ओके, तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, डीएल, और रेडियस तो आप लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, रेडियस। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों, इस डीएल को आप निकाल सकते हो यहां से, आर्क लेंथ, स्मॉल आर्क लेंथ डीएल को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आर इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, सही, आर इंटू डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब अगर अब आपको यहाँ पर टोटल आर्क लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको टोटल आर्क लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, टोटल मास के बारे में बाद में बात करेंगे, टेंशन मतलब, ये आप टोटल आर्क लेंथ निकाल लो। टोटल आर्क लेंथ अगर आपको चाहिए, है ना, तो आप कैसे भाई, यहां से यहां तक टोटल आर्क लेंथ निकालोगे। अब देखो यहाँ वेरिएबल कौन है पता है, देखो एक बात बताओ, टोटल आर्क लेंथ निकालने के लिए
मतलब समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब आप सभी डीएल को ऐड करोगे ना, सभी डीएल को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और ऐड करने का काम भाई डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस करोगे यहाँ तक, ठीक। यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट डीएल का जन्म यहाँ से होता है, कहाँ से, ये बड़ी मजेदार चीज है सर। ये डीएल का जन्म, पहले डीएल का जन्म कब होता है, जब एंगल कितना रहा होगा, थीटा बराबर 0। खुद सोचो, पहला डीएल कहाँ बैठा है, थीटा बराबर 0 पे। बोलेंगे ये एंगल तो सर 0 नहीं है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो डीएल के बारे में, मैं क्या करूं। अरे डीएल यार बहुत छोटा है, तो पहला डीएल यहां पर होगा, ये यहां पर, तो थीटा बराबर 0 तो होगा। और ऐसे बहुत सारे डीएल आएंगे 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 आएंगे, तो ये एंगल वेरी करता जाएगा, चेक कर लो, ये थीटा से वेरी करते करते यहां तक पहुंच जाएगा। लास्ट वाला डीएल यहां कहीं आएगा, तो लास्ट वाले डीएल के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, पाई। भाई यहां से यहां तक 180 डिग्री हो गया ना, पाई रेडियन, ठीक है। तो जब मैं टोटल आर्क लेंथ पूछूंगा, तुम बोलोगे सर सभी डीएल को जोड़ दो, ये वाला डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल। मैंने कहा ठीक है, जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, सही है ना, जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। कुछ लोग बोलेंगे टोटल मास नहीं निकाल रहे, बात करेंगे भाई, अभी टेंशन मतलब, अभी बात करेंगे, ठीक। अभी आपको मैं टोटल आर्क लेंथ पहले लेना सिखा रहा हूँ बस, ठीक है। तो टोटल आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बस। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये डीएल कहाँ से कहाँ वेरी करता है, थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर पाई तक। मतलब आप चाहो तो यहीं पे लिमिट रख दो, और जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डीएल की जगह क्या रखोगे, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। उसके बाद अब आप चेक कर लो वेरिएबल कौन है, डी के साथ क्या लगा हुआ है, थीटा, जो डी के साथ लगा था वही वेरिएबल होता है। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से पाई, तो 0 से पाई, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, आर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ठीक, डी थीटा, आर बाहर, हाँ भाई dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो डी थीटा का dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो गया कितना, थीटा। और लिमिट लगेगी 0 से पाई, 0 से पाई, तो आर इन द ब्रैकेट अपर लिमिट, थीटा की जगह पाई रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह 0 रखोगे, आंसर कितना आ जाएगा, बोलो पाई आर। क्यों, बचपन में यही तो पढ़ा है कि सेमी सर्कल का आर्क लेंथ पाई आर ही तो होता है भाई। आ तो गया इंटीग्रेशन से, आ तो गया इंटीग्रेशन से, क्या दिक्कत है। अब एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप इसी में करेंगे, मतलब चलिए एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं, लगे हाथ। ओके, नाउ एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सो मान लो आपको लेमडा गिवन है कितना, 2 किलोग्राम पर मीटर, कितना दिया है, 2 किलोग्राम पर मीटर, ठीक। डायग्राम आपके सारे वही हैं भाई जो पीछे थे, ये इस तरीके से, रेडियस आपको आर दिया हुआ है, मान लीजिए कितना, ये सेमी सर्कुलर है ना रिंग, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर मान लो, ठीक। लेमडा का वैल्यू दिया है, लेमडा देखो फिक्स है 2 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। पर अब क्योंकि लेमडा वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब अगर आप डायरेक्टली इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली इस बार आ जाएगा, क्योंकि लेमडा में कोई भी वेरिएबल आर अगर ऐसा, लेमडा मतलब एक्स या आर ऐसे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सही है ना। तो आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो भाई डायरेक्ट निकाल लो, है ना। 1 मीटर लेंथ का मास कितना है, मास ऑफ 1 मीटर लेंथ 2 किलोग्राम, ठीक। तो ध्यान सुनो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, पाई आर, है ना। सो मास ऑफ पाई आर लेंथ, मास ऑफ पाई आर मीटर लेंथ, भाई ये सरकमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री की लेंथ कितनी, पाई आर ना, पाई आर मीटर लेंथ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, एक का इतना है तो पाई आर का कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, पाई आर से, 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू 2 दिया ही हुआ है किलोग्राम, 2 टू द 4। कुछ लोग बोलेंगे डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे भाई, डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे बताइए, लेमडा वेरिएबल थोड़ी ना है, लेमडा तो देख लो 2 किलोग्राम पर मीटर, लेमडा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 2 टू द 4 पाई किलोग्राम। तो इस रिंग का, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे रखी हुई, इस रिंग का जो मास है वो कितना है, 4 पाई किलोग्राम। अब इसको आपने कैसे किया, डायरेक्टली। अब इसी चीज को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो ध्यान से चेक करो, इसके लिए हम क्या करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो विद द
हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, आंसर आपका सेम आएगा, टेंशन मत लेना। तो सर इंटीग्रेशन से क्यों कर रहे हो जब डायरेक्ट आ रहा है? आपको सिखाना है कैसे मतलब क्या किया जाता है और क्या एलिमेंट कैसे लिए जाते हैं। ये लो, यहाँ से थीटा एंगल पे ये एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट मिला जिसकी आर्क लेंथ डीएल है, उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? थीटा। रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, सही है ना। और उसके बाद इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? डीएल, डीएल ये आर्क लेंथ है, सो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? आर इंटू डी थीटा, भी पीछे करके दिखाया था। ओके भाई, डी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई, डी थीटा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। आर्क लेंथ कितनी है? डीएल है इस एलिमेंट की, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? डीएल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से जरा चेक करिए। अब देखो, लैम्डा दिया था आपको कितना? 2 किलोग्राम पर मीटर। ठीक, 1 मीटर का मास कितना है? 2 किलोग्राम। तो डीएल लेंथ का मास कितना होगा? मास ऑफ डीएल लेंथ, डीएल लेंथ का मास कितना होगा बताओ भाई? 1 मीटर का मास 2 किलोग्राम, तो डीएल लेंथ का मास कितना होगा? 2 इंटू डीएल। यानी कि एक बात और सीख चुके हो, डीएल लेंथ का मास यानी कि डीएम इज इक्वल्स टू डीएल लेंथ का मास डीएम। हमने आपको बोला ना इस लेंथ में कितना मास है? डीएम है, क्योंकि मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका मास कितना हो गया आपका? डीएम। ये कैसे निकालोगे? 2 इंटू, अब डीएल की वैल्यू रख दो, कितना है? आर डी थीटा। सही, यानी कि अगर आप डीएम निकालेंगे कभी भी रिंग वाले केस में, तो एक बात आपको अलग से बता दे रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लो, क्या हो जाएगा? ये 2 क्या है तुम्हारा? लेमडा, यानी कि लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। याद रख, चाहो तो याद भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक, डीएम बराबर लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा होता है रिंग के केस में। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेंगे देखो। अब हमने बोला नहीं भाई हमें टोटल मास बता दो, हमें क्या बता दो? टोटल मास बता दो। तो आप बोलोगे सर सभी डीएम डीएम को ऐड करोगे, और ऐड करने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से चेक कर लो। डीएम की जगह जब आप 2r डी थीटा रखोगे तो डी के साथ थीटा लगाया, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था? थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर पाई तक। लो, 0 से लेके 0 डिग्री नहीं, 0 रेडियन से लेके पाई तक। ओके, नाउ क्या हो जाएगा? 2r कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है ना भैया, 2 मीटर बाहर आ जाएगा। सो 2, और यदि आपको यहाँ रखना हो तो आप यहाँ रख दो। लो 2 इंटू, चलो बाहर ही ले लेते हैं, बाद में रख देंगे। ठीक, सो ये 2 और r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से लेके पाई, और यहाँ डी थीटा इज इक्वल्स टू 2r बाहर। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलो? थीटा, और एंगल चेंज करेगा, मतलब लिमिट है 0 से लेके पाई, तो ये हो जाएगा क्या? 2r, और थीटा की जगह क्या रखोगे? पाई माइनस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2r पाई, यानी कि 2 पाई r। ठीक, ये टोटल मास है किलोग्राम में, और r की वैल्यू 2 दे के रखा है। r की वैल्यू कितना दे के रखा है आपको? 2 मीटर, सही है ना। r की वैल्यू रख दीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ से 2 पाई इंटू आर की जगह 2, 2 2 ज़ा 4 पाई किलोग्राम। लो, जो डायरेक्ट आया था वही इंटीग्रेशन से भी आ गया। ठीक, और ये क्यों सिखाया सर? इसलिए सिखाया, मान लो लेमडा बराबर कुछ दिया होता आपको। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हो सर? भैया सुनो ध्यान से, क्लास 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ, और क्यों? ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में परेशान ना हो। सवाल ऐसे दे देगा एग्जाम में 12th क्लास में, लेमडा बराबर कॉस 2 थीटा ऐसे दे देगा। अब बताओ, समझ गए होगे अब तो? 4 cos 2 थीटा, समझ गए ना? तो जब यहाँ रखोगे ना लेमडा की जगह भी, तो लेमडा मैंने कांस्टेंट दे दिया, जब लेमडा की जगह 2 ना दे के 4 cos 2 थीटा ऐसा कुछ दोगे तो यहाँ 4 cos 2 थीटा आ जाएगा। फिर cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेशन और अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। प्रोसेस आपका यही रहेगा। डी थीटा के आगे यहाँ कोई फंक्शन बैठा होगा, जैसे cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, करेक्ट, ये बात है। इसके बाद नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अब हम एंड करने के कगार पर हैं। ओके, और इस क्लास को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके आएगा, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें कर सके। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, लोकेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक, डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला वही अपने सब पुराने वाले, है ना। अब आज तुमने फील कर लिया होगा कि एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू मास, यहाँ फील किया होगा एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू मास, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास। कहाँ देखा होगा तुमने इसको, एरिया वाले में देखा। एरिया भाई आपने एरियल मास डेंसिटी में नहीं देखा, पर यूनिट एरिया का मास इतना, तो 2 यूनिट एरिया का मास इतना, 3, मतलब जितना ज़्यादा एरिया मास उतना ज़्यादा। जैसे कि डिस्क हो गई आपकी, है ना, या कोई फ्लैट शीट हो गई, तो उस पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास, यानी कि एरिया किसके प्रोपोर्शनेट होता है, मास के। यही रीज़न है कि हमने आपको जब सवाल कराए थे तो हमने बोला था, याद है, डिस्क्रीट सिस्टम में कि मास की जगह एरिया यूज़ कर लो, m1 x1 प्लस m2 x2 की जगह a1 x1 प्लस a2 x2। अब आपको समझ में आएगा एरिया क्यों रखवाया है, मैंने आपको बताया था, अगली क्लासेस में आपको समझ में आएगा। एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू मास, क्या दिक्कत है बताइए। तो मास की जगह एरिया रख सकते हो, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास। कौन से वाले फिगर्स में, 2 डायमेंशनल फिगर्स में, या 2 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम में, ओके। नाउ या या आपकी 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट मास वाला ही सिस्टम क्यों ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद दिला दूं, एक्स कॉम कितना आता था, समीशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई, ठीक। उसके बाद वाई कॉम कितना आता था आपका, समीशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई। इसके बाद जेड कॉम कितना आता था, समीशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समीशन ऑफ एम आई, सही है ना। और जब आपका एरिया वाले कॉन्सेप्ट आते, एरिया कह रहा हूँ, जब आपको लेमिनार शीट्स वगैरह दी रहती थी तो आप ऐसा निकालते थे, एक्स कॉम इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मास की जगह एरिया, यानी कि ए आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ ए आई वाई कॉम इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए आई वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए आई एंड जेड कॉम इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए आई जेड आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए आई, ठीक है ना। और जब आपको नेगेटिव सिस्टम दिया रहता था, याद है, नेगेटिव सिस्टम जब आपको दिया रहता था तो क्या करते थे बताइए। नेगेटिव सिस्टम मतलब एक सरफेस एरिया था, उसमें से कुछ कट करके बाहर निकाल दिया था। जैसे आपको एक डिस्क वाला सवाल कराया था, ठीक है ना, तो वहां पर आप एक्स कॉम कैसे निकालते थे, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, याद है, a1 माइनस a2, जहां पर a1 बिगर सर्कल का एरिया था और a2 स्मॉलर वाले का, याद होगा। y कॉम कैसे निकाला था बताइए, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस y1, सॉरी a1 माइनस a2, ठीक। और उसके बाद z कॉम कैसे निकाला था, ay a1 z1 माइनस a2 z2। बस मैं 2 एरिया के लिए, 2 एरियाज के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर थर्ड एरिया फोर्थ एरिया है तो उसके लिए आगे कॉन्टिन्यूसली चलेगा, a2 z2 अपॉन a1 माइनस a2, सही। बस प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते थे। अब सुनो, जैसे कॉम निकाला था आपने डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, जस्ट रिवाइज करा, वैसे ही अब हम कॉम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। किसके लिए, एलिमेंट लेना आपने सीख लिया है, छोटे छोटे एलिमेंट्स की हेल्प से टोटल मास आपने निकालना सीख लिया है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। सो कॉम फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम, सो कॉम फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम। अब ध्यान सुनो, एक्स कॉम कैसे निकालोगे बताओ। अब सिस्टम कॉन्टिन्यूस है तो एडिशन का काम कौन करेगा, जैसे यहाँ सिग्मा ऐड करता था, याद है, m1 x1 प्लस m2 x2, बस सिग्मा हटा के इंटीग्रेशन लगा देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, और डिवाइडेड बाय टोटल मास का इंटीग्रेट, मतलब नीचे टोटल मास चाहिए होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर देंगे बस, ठीक है। सिग्मा की जगह कौन ले लेगा, इंटीग्रेशन। वाई कॉम कैसे निकलेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक। जेड कॉम कैसे निकलेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे एक्स वाई और जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्मॉल मास डीएम। x y and z are the coordinates of a small element mass dm, small element mass dm। ठीक, डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता था याद करिए भाई, m1 x1 है ना, मास m1 का x कोऑर्डिनेट x1 था याद है, प्लस m2 x2, मास m2 का x कोऑर्डिनेट x2 था। ठीक उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में जो स्मॉल मास dm आपने जहां पर भी लिया होगा भाई, उसकी कुछ तो लोकेशन होगी ना, उसकी कुछ तो लोकेशन होगी, सही है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बाकी तो जब सवाल करेंगे तभी पता चलेगा। जैसे ये रॉड है, अब यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ये x बराबर 0 है, ठीक, तो आपने ओरिजिन से x डिस्टेंस पे आके आपने dm लिया, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक, बस यही है। इसी तरीके से किसी मास dm का y कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे, इसी तरीके से किसी मास dm का z कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, जब इसको सॉल्व कराएंगे तो समझ में आएगा, इसके सवाल जब लेंगे तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एक्स वाई जेड क्या है। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, करेक्ट। और कुछ बातें यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो कि आपको पता है डीएम क्या होता था, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक, उसके बाद जब लीनियर की हमने बात करी थी तो ये एलिमेंट डीएम कैसे निकलता था, लेमडा इंटू डी एक्स से, यही डीएम था आपका। ठीक, फिर एरिया वाले केस में जहां पर लेमडा वेरिएबल था याद है, सिग्मा इंटू डी ए, यही आपका स्मॉल मास डीएम था। और एंगुलर वाले केस में लेमडा इंटू आर डी थीटा बराबर क्या था आपका, डीएम था। भरोसा नहीं है तो कॉपी उठा के देख लो, सारा लिखा है। जैसा कि लास्ट वाला एग्जांपल दे दूं, एंगुलर वाले केस में आ जाओ भाई, कहाँ गया, डीएम बराबर लेमडा आर डी थीटा, यही लिखा है, हर जगह लिखा है, टेंशन मत लो, कॉपी उठा के देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, ये जो नॉलेज आपने ली है यहाँ पर, इसके बेसिस पे हम इसको क्वेश्चन इसके कराएंगे। काम कहाँ आएगा सर, रोटेशनल वाले चैप्टर में भी काम आएगा, देखिएगा। जब किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपकी अगर यहाँ पर कमांड होगी। ठीक, चलिए इसको रिवाइज करके आएगा, तभी सवाल समझ में आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।